गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस देखेंगे और थोड़ा सा एग्जाम स्कीम्स के बारे में एक बार फिर से उसको देखेंगे। तो पेपर 2 है जो ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट ईयर का, वो है पर्यावरण भूगोल या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। तो एक बार उसको एग्ज़ाम स्कीम को देखते हैं। वैसे हमने एग्ज़ाम स्कीम आपको पिछले वीडियो में बता दी है। सेम एग्ज़ाम स्कीम है ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पेपर के लिए, सभी वर्षों में सेम स्कीम है। तो आपके 3 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पेपर है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट जिसकी हम आज बात करेंगे, पर्यावरण भूगोल। वही इसके मार्क्स हैं 75 मार्क्स। स्कीम देख सकते हैं इसकी। स्कीम में आप देखोगे कि 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर इसका थ्योरी मार्क्स है। और इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। जो फर्स्ट खंड है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्रत्येक इकाई से आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल कितने नंबर हो गए इस सेक्शन के, इस खंड के? 10 नंबर। दूसरे खंड में आपको प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न मिलेंगे। उन 2 में से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। इस प्रकार आपको पूरे इकाई से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके मार्क्स होंगे 7। तो ये आपका हो गया 35 मार्क्स का सेक्शन। खंड 3 जो है उसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। उन 4 प्रश्न में से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें उत्तर सीमा जो है वो है 500 शब्द। तो आपके 2 प्रश्न हो गए कितने कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। तो टोटल हो गए इसमें 30 मार्क्स। तो ये आपका एग्ज़ाम स्कीम हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो ज्योग्राफी का पेपर है ये जो पेपर है सेकंड पेपर, इसकी पहली इकाई जो है उसको देखते हैं। पहला है पर्यावरण भूगोल की परिभाषा। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन है, क्या नेचर है और क्या इसका स्कोप है। तो पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र। दूसरा, पर्यावरण है क्या, पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं वो। उसके बाद में हमें पढ़ना है जैवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर के घटक क्या हैं, बायोस्फीयर पर्यावरण से कैसे भिन्न है या एक ही हैं, क्या इन दोनों में अंतर संबंध है वो देखना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के बारे में, मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशनशिप। तो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में हमें 3 पढ़ने हैं। पहला है एनवायरमेंटलिज्म या निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जिसको बोलते हैं, पर्यावरणवाद जिसको बोलते हैं। दूसरा है संभववाद और तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तो जो निश्चयवाद थी ये फ्रांसीसी विचारधारा है। संभववाद, निश्चयवाद जो है आपकी जर्मन विचारधारा है। संभववाद जो है वो आपका फ्रांसीसी विचारधारा है। और इन दोनों के बाद में जो नया विचार आया वो नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म था, जिसको टेलर ने फेमस किया, वो नव निश्चयवाद पढ़ना है। तो ये हो गई आपकी इकाई 1। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, संरचना। ठीक है, उसके बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कार्य, उसमें हमें पढ़ना है खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, फूड वेब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपघटक क्या होता है, खाद्य श्रृंखला कैसे प्रकार की है, अपरदी है या फिर दूसरी कोई है। ठीक है, तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है या ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे ऊर्जा में कितना ह्रास होता है, इससे संबंधित जो नियम हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में कुछ बायोम्स हैं। उन बायोम में पहला है ग्रासलैंड या घास के मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, सागरीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, ये हमें पढ़ने हैं। इसके साथ ही पठारीय प्रदेश पढ़ने हैं।
और रीजनल, चूँकि हम हाड़ौती का अध्ययन करेंगे रीजनल में, जो क्षेत्रीय भूगोल है उसमें, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को हमें विशेष रूप से हाड़ौती के जो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है इससे रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो हाड़ौती का स्पेशल इसमें स्टडी करेंगे हम, हाड़ौती प्लेट्यू का, कि ये यहाँ की जो पारिस्थितिकी पाई जाती है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अनुकूलन वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट में। इसके बाद में तीसरी जो इकाई है वो है आपकी एनवायरमेंटल क्राइसिस या इकोसिस्टम क्राइसिस क्या होता है, पारिस्थितिकी संकट क्या होता है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, ऊर्जा संकट क्या है। ठीक है, ऊर्जा संकट को कैसे परिभाषित करोगे, कौन कौन से पीरियड में कब कब हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, उसमें पढ़ने हमें बाढ़, फ्लड, सूखा, ड्रॉट, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, इम्पोर्टेंट है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को परिभाषित करेंगे, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं राजस्थान में, भारत में, जो मृदा अपरदन जहाँ पर होता है, मृदा अपरदन के कारक जल की वजह से हो रहा है, ठीक है, या पवन की वजह से हो रहा है, किस किस वजह से मृदा अपरदन हो रहा है वो देखेंगे। इसके बाद में मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थल का बढ़ना, ठीक है, या ऐसी भूमि जो उत्पादक थी लेकिन अभी अनुत्पादक हो गई है, बंजर हो गई है, तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होना क्यों हो रही है। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं वो देख सकते हैं, वो देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे वन विनाश। ठीक है, वन कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है, जो हरित क्रांति आपकी हुई 60 के दशक में, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ निगेटिव्स हैं। तो पर्यावरण को किस प्रकार उसने प्रभावित किया। ठीक है, पर्यावरणीय संकट को बढ़ाया या इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम हरित क्रांति के बारे में कुछ ब्रीफ में देखेंगे कि हरित क्रांति थी क्या, क्यों आई, क्या इसके घटक थे, है ना, क्या उसका उद्देश्य था, कितने अपने उद्देश्य को अपना पूरा कर सकी। फिर उसका देखेंगे हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट जो इकाई है वो है आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से संबंधित, पर्यावरणीय अवक्रमण या पर्यावरणीय अवनमन, अर्थात जो पर्यावरण में अवांछित तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, या उसकी उत्पादकता कम हो जाती है या उसकी संवहनीयता घट जाती है, तो उन चीज़ों को बोलते हैं हम पर्यावरण अवनमन करने वाले कारक, एनवायरमेंट को डिग्रेड करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें यही देखेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है, पर्यावरणीय अवक्रमण क्या होता है। उसके बाद में देखेंगे धारणीय विकास की संकल्पना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद में आता है पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट पोल्यूशन में सबसे पहले तो इसमें भी वही देखेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जो सामान्य संगठन है पर्यावरण का, उसमें कुछ अवांछित या अनवांटेड एलिमेंट्स या तत्व मिल जाते हैं। उन तत्वों के मिलने से उसकी उत्पादकता कम हो जाती है या उसकी संवहनीयता घट जाती है। ठीक है, या वो सस्टेनेबल नहीं रह पाता। तो ये आपका हो गया पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। इन सब में हम देखेंगे कि इनके कारण क्या हैं। ठीक है, इनके कारण के साथ साथ हम देखेंगे कि जो प्रदूषण हो रहा है उसके प्रभाव क्या हैं। साथ ही इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाए हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण के लिए अलग अलग प्रकार के एक्ट या रेगुलेशन या विनियमन हैं। तो उन उन विनियमों का हम कुछ शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपका आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे हम ओजोन क्षरण, जो ओजोन परत है
हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा है, फर्स्ट पेपर में पढ़ा है भौतिक भूगोल में, वायुमंडल की संरचना और परतें। तो उन परतों में एक परत आती है ओजोन परत। तो वो ओजोन परत क्या करती है कि हमें हानिकारक ओजोन किरणों से बचाती है। तो उस परत का क्षरण हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, वो पतली हो रही है, ठीक है, समाप्त हो रही है। तो वो क्यों हो रही है और कौन कौन से जो तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि ओजोन क्षरण के लिए कन्वेंशन हुए हैं, वियना कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें क्या बोला गया है और कब तक ये परत ठीक हो जाएगी, उसकी हम बात करेंगे। इस इकाई का लास्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और उसका संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जैव विविधता होती क्या है और किस प्रकार से इसको मेजर करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। और इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा सकते हैं, वन्यजीव अभयारण्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अपने एरिया में, जैसे राजस्थान की हम बात करेंगे तो कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं और उनमें अंतर क्या होता है, वो हम देखेंगे जैव विविधता में और इसके संरक्षण के उपायों में। ये आपकी जो पर्यावरण भूगोल है, इसका जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन। तो इसमें पर्यावरण प्रबंधन को हम विस्तार से देखेंगे। पर्यावरण प्रबंधन की परिभाषा क्या, इसमें एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व चाहिए होते हैं, इसमें नियोजन के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन में हम देखेंगे मृदा, वन, जल, वन्यजीव, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन। तो लगभग सभी जो चीज़ें हमने पिछले 4 यूनिट में पढ़ी हैं, पिछले 4 इकाइयों में पढ़ी हैं, उन सभी का हम देखेंगे कि उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है। एक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है आपका पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरणीय शिक्षा, कि पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता क्यों है और पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व क्या है, इसको कैसे प्रदान किया जाए, ये इस यूनिट में देखा जाएगा। साथ ही भारत में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पिछले 4 इकाइयों में हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, उनको फिर से एक बार देखेंगे और उनको देखेंगे कि उनका नियोजन कैसे किया जाए। नियोजन और साथ में आप इसमें लिख सकते हो प्रबंधन, ठीक है। उनकी प्लानिंग कैसे की जाए कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो बेहतर तरीके से पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इस सेक्शन में, पर्यावरण प्रबंधन में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो है ज्योग्राफी का, उसका सिलेबस था। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ा, इसको और भी बड़ा करा जा सकता था, लेकिन ग्रेजुएशन के हिसाब से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कल से, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में पेपर 2 पे हम आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।